नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो भाई कई हमारे साथी हैं, उनका कमेंट आ रहा था कि मैडम किसान आंदोलन करवा दो। तो वैसे मैंने 1857 की क्रांति प्लस में मैंने जनजाति जो आंदोलन थे उनको करवा दिया था। उसके बाद क्या है कि अगले हैं किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन अगर आपको ये जो भी मैं करवा रही हूँ, ये जो फैक्ट्स है, जो भी टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं, अगर आपको ये मैटर अच्छा लगता है तो आप मेरे को बता देना, आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे किसान आंदोलन में मैं आपको 3-4 इम्पोर्टेंट हैं, ये किसान आंदोलन करवा देती हूँ। आगे जो बचेंगे हम उनको बाद में देख लेंगे। अब जैसे इम्पोर्टेंट आता है किसान आंदोलनों में, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन जो सबसे लंबा चलने वाला और सबसे अहिंसापूर्ण आंदोलन था, जिसमें किसी भी प्रकार की किसानों के द्वारा हिंसा नहीं की गई। चलो स्टार्ट करते हैं। किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन पहली है कि ये शुरू कब होता है, तो 1896 से 1941 में जो है ये शुरू होता है। फिर आता है कि मेवाड़ राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है। बिजोलिया क्षेत्र जो है उसमें भी आता है कि वर्तमान तो ये भीलवाड़ा में स्थित है, लेकिन बिजोलिया क्षेत्र जो है ना, आज़ादी से पहले मेवाड़ जो है उसका क्षेत्र था। मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना, जहाँ के जागीरदार जो हैं वो क्या कहलाते थे, रावजी। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक जो हैं वो थे अशोक परमार। इन्होंने 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से युद्ध किया था। तो राणा सांगा जो है वो इनको प्रसन्न होकर बिजोलिया की जो ऊपरमाल की जो जागीर थी वो इनको क्या कर देते हैं, भेंट में दे देते हैं। और जो ऊपरमाल की जो जागीर थी ना, तो उसका जो क्षेत्र था वो बिजोलिया ही था। तो बिजोलिया के संस्थापक अशोक परमार हो गए। किनके द्वारा दी गई थी इनको ऊपरमाल की जागीर, राणा सांगा के द्वारा। फिर आता कि अधिकांश किसान जो है वो कौन सी जाति से थे यहाँ पर, तो क्वेश्चन वही पूछा हुआ भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि अधिकांश जो किसान थे वो धाकड़ जाति के थे। अब शुरू होता है प्रथम चरण। अब इसके 3 चरण रहेंगे भाई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला चरण इसका 1896 से 1915 रहता है। दूसरा चरण इसका 1915 से 1923 रहता है। और तीसरा चरण आएगा 1923 से लास्ट जहाँ तक ख़त्म होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। प्रथम चरण के जागीरदार जो हैं वो थे राव कृष्ण सिंह। यानी कि प्रथम चरण जब चल रहा था उस टाइम पे वहाँ के जो ऊपरमाल की जो जागीर थी उसके जागीरदार कौन थे, यानी रेख देख का काम कौन करते थे, राव कृष्ण सिंह। उस समय क्या है कि बिजोलिया में 84 प्रकार की जो लाग बाग यानी जो कर लिया जाता था वो वहाँ पर प्रचलित थी। और यहाँ पे क्या था कि किसानों से अधिक लगान वसूलने के जो है वो कोई कृष्ण सिंह ने आदेश दिए थे, ताकि यहाँ के किसान जो है वो लाग बाग देने से परेशान थे। किसानों का जो नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास व अन्य इनके सहयोगी थे, ब्रह्मदेव व फतेहकरण चारण। इनके द्वारा जो है वो किसानों का नेतृत्व किया जाता है। जागीरदार की जो नीतियाँ होती हैं उनसे परेशान हो जाते हैं किसान, फिर जो है किसानों का नेतृत्व साधु सीताराम दास के द्वारा किया जाता है। 1897 में गिरधारीपुरा गांव में एक किसान गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज पर किसान जो है वो एकत्रित होते हैं और वहाँ पे मीटिंग करते हैं कि कैसे जो है जागीरदार के अत्याचारों से मुक्ति पाई जा सके। कहाँ पे, गिरधारीपुरा गांव था। किसान याद रखना, गंगाराम धाकड़ के पिता जो है उनकी मृत्यु भोज के ऊपर जो है किसानों ने मीटिंग बिठाई थी। महाराणा फतेह सिंह के सामने किसानों की मांगों को कि भाई हम तो चलो मीटिंग बिठा रहे हैं, लेकिन महाराणा जो थे उनके सामने ये जो हमारी मांगे हैं उनको रखेगा कौन, तो उनके लिए नानजी व ठाकरी पटेल जो है उनको रखा गया, जिसके कारण जागीरदार ने इनको ऊपरमाल की जागीर से निष्कासित कर दिया। जैसे ही नानजी व ठाकरी पटेल महाराणा फतेह सिंह के सामने उन किसानों की मांगों को लेकर जाते हैं, तो क्या करता है कि वहाँ का जागीरदार जो है वो गुस्सा हो जाता है और ऊपरमाल की जागीर जो है उससे इनको दोनों को निष्कासित कर दिया जाता है। फिर 1903 में राव कृष्ण सिंह जो थे उन्होंने ऊपरमाल की जो जनता थी उस पर चौवरी कर लगा दिया था भाई।
अब कृष्ण सिंह को भी ये लगने लगा था कि भाई यहाँ की जो जनता है ना वो ज़्यादा ही थोड़े पैर जो है वो फैलाने लग गई है। तो इसने क्या किया, 1903 में चौरी कर लगा दिया। चौरी कर क्या था कि ऊपरमाल की जागीर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जैसे ही अपनी पुत्री का विवाह करेगा, कि जैसे ही अपनी बेटी का विवाह करेगा तो उसे 5 रुपये चौरी कर के रूप में ठिकाने को जमा करवाने पड़ते थे। किसानों ने इसके विरोध में खेतों में हल नहीं चलाया कि भाई ये क्या उनसा कर लगा दिया तुमने, अब बेटियों का विवाह भी नहीं करें क्या। तो किसानों के जैसे ही इन्होंने विरोध किया किसानों ने, तो उन्होंने खेतों में हल नहीं चलाए कि भाई हम हल ही नहीं चलाएंगे, हमें खेती नहीं करेंगे तो कहाँ से तुम्हें कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि चौरी कर को समाप्त किया जाए। फिर राव कृष्ण सिंह जो हैं उनके द्वारा भी चौरी कर को हटा दिया जाता है और लगान वसूल का जो आधा हिस्सा वो लेते थे उसके स्थान के ऊपर 2/5 जो हिस्सा वो करने की घोषणा कर दी गई राव कृष्ण सिंह ने। चलो इसने तो थोड़ी रियायत दे दी बाद में। फिर 1906 में कृष्ण सिंह की जैसे ही मृत्यु होती है भाई, तो पृथ्वी सिंह जो है उनको ऊपरमाल का जागीरदार बनाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, आते ही तलवार बंधाई का नाम का एक अलग ही कर लगा दिया। तलवार बंधाई ये था कि भाई जैसे ठिकाने में कोई नया उत्तराधिकारी बनेगा तो उसके तिलक के लिए उसकी जो ताजपोशी होती है कि भाई उसे उस पर गद्दी पे बिठाया जाता है, तो उसके लिए जो है जनता से कर वसूला जाता था, वो होता है तलवार बंधाई या उत्तराधिकार शुल्क। 1913 में किसानों ने भूमि पर हल नहीं चलाए तथा पृथ्वी सिंह की जो दमनकारी नीति थी उसका विरोध किया भाई, जिसके कारण जागीरदार ने सीताराम दास जो उसको ठिकाने के पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, साधु सीताराम दास कर रहे थे। तो उनको क्या है कि उनकी नौकरी से निकाल दिया और ब्रह्मदेव व फतेहकरण चांद जो है उनको ऊपरमाल जो बिजोलिया की जो जागीर थी उससे निर्वासित कर दिया। 1914 में पृथ्वी सिंह की जैसे मृत्यु होती है तो उनकी जगह केसरी सिंह जो है उनको जागीरदार बनाया जाता है, जो अल्पवयस्क होते हैं, भाई छोटी उम्र के होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जागीर का जो प्रशासन था, जो रेख रेख के सारा काम था, वो महाराणा के हाथों में चला जाता है। ये था प्रथम चरण। अब ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। प्रथम चरण जैसे ये बन जाते हैं केसरी सिंह, तो सारा जो शासन था वो महाराणा के हाथों में चला जाता है। फिर दूसरा चरण आता है जिसका नेतृत्व कौन करते हैं भाई, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक जो है इनका मूल नाम आता है वैसे भूप सिंह, ठीक है। फिर आता है कि दूसरा जो नेतृत्व हुआ था दूसरे चरण का विजय सिंह पथिक के द्वारा। फिर आता है कि एक समाचार पत्र आता जिसमें किसानों की जो खबरें थी इनको छापा गया था, वो था प्रताप। ये कानपुर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। पथिक जी जो है उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी जो सभा थी इसका गठन किया। पथिक जी ने बिजोलिया किसान पंचायत जो ऊपरमाल पंचायत पंच बोर्ड थी उसकी स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा की जाती है। कहाँ की जाती है, तो बैरीसाल के पास एक गांव था जिसमें बिजोलिया किसान पंचायत या ऊपरमाल पंच बोर्ड नामक संगठन की स्थापना करते हैं, जिसका सरपंच जो है वो मन्ना पटेल जो थे उनको बनाया जाता है। तो याद रखना ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होती है 1917 में। फिर यहीं पे एक पंछेड़ा गीत है जो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा गाया जाता है और एक कविता आती है भाई, ये आंदोलन को प्रेरित करने के लिए चीज़ें बनाई जाती थी। प्रज्ञा चक्षु जो है वो भंवरलाल स्वर्णकार के द्वारा रचित कविता थी। और ये जो किसानों की जो भी दुविधाएं थी, उनके ऊपर जो भी दमनकारी जो नीतियाँ चलाई जा रही थी, उनको परेशान किया जा रहा था, तो उनके लिए ये पंछेड़ा गीत जो हैं या फिर ये प्रज्ञा चक्षु, इनमें इनकी जो भी परेशानियाँ थी इनको दिखाया जाता था। 1918 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में पथिक जी जो है वो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी द्वारा अपने निजी सचिव थे महादेव देसाई, उनको बिजोलिया की जो भी स्थिति थी उसका निरीक्षण करने के लिए भेजा जाता है कि क्या ये बात सही है जो पथिक जी द्वारा बताई जा रही है। बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग बिठाया जाता है। ये जो आयोग है ये महाराणा फतेह सिंह के द्वारा 1919 में किसानों की शिकायतों की जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य व अन्य ठाकुर अमर सिंह तथा न्यायाधीश थे अफजल अली की अध्यक्षता में आयोग का गठन होता है। आयोग जो है इसने क्या किया भाई, लाख बाग जो उसको कम करने, बेगार प्रथा को कम करने, किसान जो कार्यकर्ता थे उनको जेल से छोड़ने की सिफारिश की, लेकिन आयोग की रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
बिजोलिया आंदोलन से संबंधित अन्य समाचार पत्र भी हैं, जैसे प्रयाग से प्रकाशित अभ्युदय था, कलकत्ता से भारत मित्र तथा पूना से मराठा। ये भी क्या है, आंदोलन से संबंधित है। आंदोलन की जो खबरें हैं वो इनमें भी छपती थी, लेकिन इम्पोर्टेड जो जैसे प्रतापिया जाता है। अन्य आयोग जैसे राजपूताना मध्य भारत जो है, इसने भी बिजोलिया के किसानों की भाई समस्याओं की जांच के लिए एक भवानी दयाल की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया था, जिसमें महाराणा ने ये कहकर उस पर आपत्ति जताई कि बाहरी लोगों के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। फरवरी 1921 में महाराणा ने ठाकुर राज सिंह, रमाकांत मालवीय व तखत सिंह मेहता का एक 3 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था। माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन आयोग द्वारा किसानों की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर क्या होता है कि भारत सरकार के आदेश पर राजपूताना के एजीजी थे रॉबर्ट होलैंड, उसने किसानों की उग्रता को देखते हुए फरवरी 1922 में वो बिजोलिया आते हैं, जिसमें राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधि थे, जैसे माणिक्यलाल वर्मा, मोतीचंद पटेल, रामनारायण चौधरी व नारायण पटेल। इनके द्वारा किसान जो है इनका पक्ष रखा जाता है। फिर इनमें समझौता होता है कि भाई 11 फरवरी को होलैंड के प्रयासों से ठिकानों व किसानों में एक समझौता होता है कि 35 जो लागतें हैं वो समाप्त कर दी जाएंगी, बेगार के ऊपर रोक लगा दी जाएगी, तलवार बंधाई की राशि को कम कर दिया जाएगा, पड़त जो ज़मीन है उस पर लगान नहीं लिया जाएगा। अगर आप ज़मीन नहीं बोते हैं तो आपके ऊपर लगान नहीं लगाया जाएगा, तथा जुल्मी जो कामदार थे उनको हटाया गया। लेकिन यह समझौता नहीं हो पाया और किसान जो है उनका आंदोलन जारी रहा। ये था सेकंड चरण, क्योंकि आंदोलन तो जारी रहा है अभी, क्योंकि जो भी आयोग ने जो सिफारिशें रखी थी उनको माना नहीं गया। तो तीसरा चरण जैसे स्टार्ट ही रहता है। तीसरे चरण में क्या होता है भाई, जैसे 1927 में किसान जो थे उनके द्वारा अपनी जो ज़मीन थी, ज़मीन की जो लगान की दरें थी वो बढ़ा दी जाती हैं, है ना, जिसके कारण क्या है कि वहाँ के जो किसान थे वो बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी जो ज़मीनें थी उनको छोड़ दिया। अब ये कहा जाता है कि भाई पथिक जी के कहने पर उन्होंने अपनी ज़मीनें छोड़ दी थी, जिसके कारण वहाँ के जो महाजन और किसान थे उन्होंने उनकी ज़मीनें ले ली। जिम्मेदार पथिक को माना जाता है, जिसके कारण रामनारायण चौधरी और पथिक जी के बीच में मतभेद हो जाता है। किसान जो हैं वो पथिक जी जो हैं उन्हीं को ही क्या करें, इसके लिए ये मानते हैं कि भाई इन्हीं के कारण, पथिक जी के कारण ही हमने हमारी ज़मीनें हैं वो छोड़ दी हैं। फिर पथिक जी क्या करते हैं भैया, आंदोलन से अलग हो जाते हैं, क्योंकि मतभेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ का नेतृत्व कौन करते हैं भाई, माणिक्यलाल वर्मा जो है उनके आग्रह के ऊपर जमनालाल बजाज के द्वारा जो नेतृत्व स्वीकार किया जाता है। इनके संचालन की जो जिम्मेदारी है वो हरिभाऊ उपाध्याय लेते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जो अंत है वो 1941 में हुआ, जब मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य जो है उनके निर्देश पर तत्कालीन राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता व विल्किंसन बिजोलिया आते हैं और माणिक्यलाल वर्मा व अन्य किसानों से बातचीत करके किसानों की जो समस्याएं थी उनका समाधान निकाला जाता है। अब ये जो है लास्ट में निष्कर्ष निकलता है कि भाई जो विजय राघवाचार्य थे वो आते हैं और इनकी समस्याओं का समाधान निकालते हैं, ठीक है। और अब ये आपको शुरू से अगर आप इसे देखो कि भाई इसका प्रथम चरण जो था उसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे, कैसे ये शुरू होता है, कौन कौन से कर लगाए जाते हैं। सेकंड चरण स्टार्ट होता है 15 से 23, तो उसमें क्या सिस्टम रहता है इनका। फिर सेकंड चरण में इसका नेतृत्व कौन करते हैं, कौन कौन से समाचार पत्र होते हैं जिसमें जो है आंदोलन की खबरों को छापा जाता है। फिर इसमें क्या समझौता होता है। उसके बाद में थर्ड चरण आता है जो 1923 से 1941 रहता है। 1941 में ख़त्म हो जाता है। तो 41 के बाद जो है इसका नेतृत्व कौन करते हैं और लास्ट में इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। अब अन्य फैक्ट्स भी आते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन का संदेशवाहक जो है वो तुलसी भील था। ये तुलसी भील जो है भाई इसने क्या किया, किसान आंदोलन जो है इसमें प्रतिदिन पैदल चलकर आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। पैदल चल के जो है इस आदमी ने अपने आंदोलन का प्रचार प्रसार किया है। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम संगठित व अहिंसात्मक आंदोलन था तथा भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन
माना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक जो है वो साधु सीताराम दास को कहते हैं, लेकिन राजस्थान में अगर किसान आंदोलनों का जनक अगर आपसे पूछे तो वो विजय सिंह पथिक को माना जाता है। अब ये नहीं है, ये क्वेश्चंस भी ऐसे आ सकते हैं जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास, लेकिन राजस्थान में किसान आंदोलनों का जो जनक है वो विजय सिंह पथिक को ही माना जाता है। ये आपका बिजोलिया किसान आंदोलन होता है। ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें आपको लिखवाई गई हैं इन्हीं से क्वेश्चन पुटअप होगा। याद रखना, चौरी कर किसने लगाया, कब लगाया, तलवार बंधाई कर किसने लगाया और कब लगाया। इन चीज़ों को इम्पोर्टेंट जो भी समाचार पत्र हैं इसमें जो भी नेतृत्व करता है, कौन कौन से आयोग इसमें बिठाए गए, कब बिठाए गए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ये आपका बिजोलिया हो गया। उसके बाद में आता है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 25 में स्टार्ट होता है। नेतृत्व करते हैं राम नारायण चौधरी। यहाँ पर क्या था कि 25 प्रकार की लाग भाग्य थी, कर लिया जाता था। बेंगू जो है वो मेवाड़ रियासत में बिजोलिया ठिकाना जो था उसके पास स्थित था। अब ये था भाई कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रभाव जो था वो आसपास की जागीरों पर भी तो पड़ा था, तो ये भी क्या है कि उसके आसपास ही थी, तो इसके ऊपर भी जो है उस आंदोलन का प्रभाव पड़ता है। शुरू कहाँ से होती है? 1921 में बेंगू के किसान थे मेनाल के भैरुकुंड नामक स्थान पर एकत्रित होते हैं। जो बेंगू के किसान हैं भाई वो मेनाल जो वहाँ का जो भैरुकुंड नामक एक स्थान था वहाँ पर एकत्रित होते हैं, मीटिंग बिठाते हैं और बेगार के विरुद्ध आंदोलन करने का निर्णय लेते हैं। मांगे क्या थी भाई इनकी कि भूमि का जो बंदोबस्त होने के बाद है, अगर आप भूमि का जो बंदोबस्त कर देते हो उसके होने के बाद आप जो लगान निर्धारित कर रहे हो उसी को लो। उसके बावजूद आप ये नहीं है कि भाई हाँ खेती नहीं की तो कम कर दिया, खेती नहीं अगर ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा ले लिया, ऐसा नहीं, जो आप निर्धारित कर रहे हो वही लो। फिर यहाँ पे एक बोल्शेविक समझौता होता है भाई कि 1922 में बेंगू के ठाकुर थे राव अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के बीच पथिक जो है उनके मध्यस्थता से समझौता होता है, जिसमें किसानों की सभी मांगे जो मान ली भी जाती हैं कि भाई ठीक है जो भी किसानों की मांगे हैं वो मान ली जाएंगी, लेकिन मेवाड़ के महाराणा जो थे उन्होंने जो मांगे थी उनको मानने से इनकार कर दिया तथा वहाँ के जो ठाकुर थे अनूप सिंह इनको जो है उदयपुर में नज़रबंद करवा दिया गया। अब ये देखो, कोई भी काम करो भला तो उसको कोई ना कोई दंड दे दिया जाता, या उसे बाहर निकाल दिया जाता, या उसकी नौकरी छीन ली जाती, या उसे नज़रबंद कर दिया जाता। बेंगू के मुंशरिफ थे उनको नियुक्त किया जाता है भ्रष्टाचार और दमन के लिए। अमृतलाल जो है उनको मुंशरिफ नियुक्त किया जाता है कि भाई ये जो है भ्रष्टाचार और दमन के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। फिर यहाँ पे एक ट्रेंच आयोग आता है भाई। ट्रेंच आयोग में और इन आयोगों में आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ट्रेंच आयोग था, सेटलमेंट कमीशन था, ये जो है बेंगू किसान आंदोलन में लाया जाता है। मेवाड़ सरकार जो उसके द्वारा किसानों की शिकायतों की जांच के लिए ट्रेंच आयोग जो है उसका गठन किया जाता है। कब किया जाता है भाई? 13 जून 1923 को बेंगू जो है ये आता है ट्रेंच आयोग, लेकिन किसानों द्वारा इसका बहिष्कार किया जाता है। इसको वो काले झंडे दिखाए जाते हैं। आयोग ने क्या किया? 4 लागतों को छोड़कर जितने भी शेष लागतें हैं उनको उचित ठहराया कि भाई 4 लागतें हैं जो आपकी ठीक है हम हटा देंगे, लेकिन उसके अलावा जो सारी लागतें वो आपकी ठीक है। फिर क्या हुआ कि किसानों को तो वैसे पसंद नहीं था ट्रेंच आयोग। फिर इन्होंने क्या किया? 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच आयोग का जो निर्णय था उस पर विचार के लिए गोविंदपुरा गांव था भीलवाड़ा में एक सभा हो रही थी वहाँ पे। तो जैसे ट्रेंच आयोग को पता चलता है कि भाई ये जो किसान हैं वो हमारे विरुद्ध जो है कोई नीति या कूटनीति बना रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया? वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि रूपाजी और कृपाजी जो धाकड़ हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो याद रखने वाली बात है, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो जाते हैं। कब गोलियां चलाई जाती है? 13 जुलाई 1923 को। ठीक है, 13 जून 1923 को तो बेंगू ट्रेंच आयोग आता है 13 जून को, और 13 जुलाई 1923 को ये घटना होती है। 1925 में किसानों के अधिकांश जो मांगे हैं फिर मान ली जाती हैं, लगान की दरें निर्धारित की जाती हैं, 34 लागतें समाप्त कर दी गई और बेगार पर भी रोक लगा दी जाती है। अंत में क्या होता है कि बेंगू किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है भाई 1925 में। यहाँ पे एक पूर्वी मेवाड़ परिषद जो है उसकी स्थापना की जाती है भाई। किसान जो है उन्हीं के किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से बिजोलिया
बेंगू और पूर्वी मेवाड़ के जो गांव थे उनको मिलाकर 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद जो है इसकी स्थापना की जाती है। तिलस्वा गांव आता है बूंदी में। 25 फरवरी 1922 को 15,000 किसानों को प्रथम किसान सम्मेलन बेंगू पंचायत के सरपंच गोकुल धाकड़ की अध्यक्षता में संपन्न होता है। 15,000 किसानों का ये जो सम्मेलन था ये समाप्त होता है। फिर आता है भाई, ये था बेंगू किसान आंदोलन। इसमें याद रखने वाले कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको पता ही है। कौन कौन सा आयोग बैठा, किसने अध्यक्षता की, किसको लेकर शुरू हुआ था, ठीक है। फिर आता है बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन 1922 से 23 में शुरू होता है। 1922-23 का आंदोलन रहता है कि यहाँ पे क्या होता है कि बूंदी के जो किसान थे, जो लगान थी, इनकी दरें थी, वो बढ़ा दी जाती हैं। तो बिजोली और बेंगू के जो किसान थे उन्हीं की तरह बूंदी के किसान जो है उनसे भी 25 प्रकार की लाग बाग जो है वो जागीरदार जो है वो इनसे लेते थे। तो यहाँ के किसानों ने भी क्या किया, विरोध किया। यहाँ का नेतृत्वकर्ता कौन थे, वो थे नैनूराम शर्मा। 1922 में बूंदी के बरड़ क्षेत्र के जो किसान थे उनके द्वारा बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया जाता है। अब ये जो बरड़ क्षेत्र था ना, ये बूंदी जिले का जो बीहड़ जंगल थे, मान लो यहाँ का जो पथरीला इलाका था, भूभाग था, जो बिजोलिया के आसपास ही था, उससे बरड़ क्षेत्र कहते थे भाई। आंदोलन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे यहाँ पे, बरड़, डाबी, बरुंधान, निमाणा व गरड़दा। 2 अप्रैल 1923 को बूंदी के किसान जो है उनकी डाबी नामक स्थान जो गांव था एक, वहाँ पे सभा होती है। जैसे ही सभा का पता चलता है तो हाकिम इकरान हुसैन थे, थानेदार कल्याण सिंह थे, को एक हेड कांस्टेबल था सरदार मल, इनके नेतृत्व में पुलिस ने जो है वहाँ पर एकत्रित जो लोग थे उनके ऊपर गोलियां चला दी थी। अब मंच पर झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील नामक कार्यकर्ता और एक देवीलाल गुज्जर जो है वो शहीद हो जाते हैं। तो याद रखना शहीद कौन होते हैं, नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर। अब इनमें कंफ्यूज मत होना आप, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल उसमें थे, लेकिन इसमें है नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर, ठीक है। नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक जो गीत है वो गाया था। कौन सा गीत गाया था भाई, अर्जी नामक गीत जो वो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा गाया जाता है। ये जो है भाई इस आंदोलन से संबंधित था, बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित। वो पंछेड़ा और वो थे वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। क्लियर है ना आपको यहाँ तक, ठीक है। अब ये याद रखने वाली है, देखो जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी कंफ्यूज होते हैं। जैसे नानजी और ठाकरे पटेल है, ठीक है। नानजी और देवीलाल गुज्जर जो हैं वो बूंदी किसान आंदोलन में शहीद होते हैं। लेकिन एक आते हैं रूपाजी और कृपाजी धाकड़। रूपाजी कृपाजी धाकड़ जो वो ट्रेंच आयोग में जो बेंगू किसान आंदोलन हमने पढ़ा था उसमें शहीद होते हैं, ठीक है। और फिर एक और आते हैं, इनमें सभी में आते हैं, जैसे नानजी और ठाकरे पटेल थे वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। बिजोलिया से कौन कौन थे, नानजी और ठाकरे पटेल, कंफ्यूज मत होना इनमें, नानजी और ठाकरे पटेल ये तो इसमें थे, ठीक है। बूंदी वाले में थे नानजी भील और देवीलाल गुज्जर, ठीक है। और फिर आता है बेंगू वाला, तो इनमें कौन कौन थे भाई, रूपाजी और कृपाजी धाकड़। फिर है आगे कि रामनारायण चौधरी ने बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार नामक एक पम्पलेट जो है वो प्रकाशित किया था इस आंदोलन से संबंधित। बूंदी में आंदोलन को जो स्थानीय नेतृत्व था स्थानीय जनता का, स्थानीय किसानों का, वो स्वामी नित्यानंद ने किया था। किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण कर उन्हें लाग बाग व बेगार में थोड़ी रियायत भी दी गई। राज्य द्वारा दी गई रियायतों से किसान जो पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे, लेकिन आंदोलन जो है वो नेतृत्वहीन हो गया, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं बचा था, जिसके कारण 1923 में जो है वो आंदोलन समाप्त हो जाता है। फिर यह आंदोलन जो है 1936 में पुनः प्रारंभ होता है। 1936 में बरड़ क्षेत्र में आंदोलन पुनः प्रारंभ होता है। यहाँ के गुज्जर किसान जो है वो एक नुक्ता प्रथा
जो है इसको गैर कानूनी घोषित करने व नए कर लगाने के कारण प्रशासन के विरुद्ध हो जाते हैं। 1936 में जो है बूंदी किसान आंदोलन जो है वो पुनः आंदोलन शुरू होता है, याद रखना है इसको, है ना। फिर 1943 में सरकार के द्वारा जो पशु चराई कर था उसमें छूट दी गई, युद्ध में वसूली जाने वाली जो राशि थी उसको समाप्त कर दिया गया, तब जाके जो है बूंदी किसान आंदोलन समाप्त होता है। फिर आता है नीमू चना। नीमू चना जो किसान आंदोलन था वो 1925 का था। इसका प्रमुख केंद्र था भाई नीमू चना। नीमू चना जो अलवर क्षेत्र था उसी में स्थित था। यहाँ पे भी क्या था कि भाई किसान जो है उनसे लगान ली जाती थी। लगान की जो दरें थी वो 40% जो है वो अलवर के महाराजा के द्वारा बढ़ा दी जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक ब्राह्मण और राजपूत जो है उनको भी लगान जो है उसमें रियायत नहीं दी गई कि भाई आपको नहीं दी जाएगी, इनको भी देनी पड़ती थी। यहाँ का जो नेतृत्व था वो माधो सिंह और गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। नीमू चना किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? नीमू चना गाँव। फिर आता विश्वेदार। अधिकांश अलवर के जो अधिकांश किसान थे उनको खालसा क्षेत्र में जो स्थायी भू स्वामित्व थे उसके अधिकार प्राप्त थे भाई, जिन्हें विश्वेदार कहा जाता था। एक यहाँ पर जो नीमू चना जो किसान आंदोलन था इसमें इजारा पद्धति प्रचलित थी। अलवर में भू राजस्व की सबसे गलत पद्धति माना गया है इजारा जो लागू थी, जिसके तहत ऊंची बोली लगाने वाले जो थे कि भाई जिसने जितनी ऊंची बोली लगा दी वो निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए जो है उसे दे दी जाती थी। किसानों ने अपनी मांगे जो महाराजा जयसिंह जो थे उनके सामने रखी, लेकिन कोई ध्यान इनके ऊपर नहीं दिया गया। अलवर के राजपूत किसानों ने जनवरी 1925 में दिल्ली में एक सभा की तथा पुकार नामक एक जो पुस्तिका थी उसमें किसानों की समस्याओं को प्रकाशित किया गया। नीमू चना किसान आंदोलन में पुकार नामक पुस्तिका जो थी उसी के अंदर किसानों की समस्याओं को प्रकाशित किया गया था। 13 मई को भारी संख्या में नीमू चना जो किसान गांव था उसमें किसान एकत्रित होते हैं। एक कमांडर आते हैं छाजू सिंह, जिनको जो है राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं छाजू सिंह को। इन्होंने 14 मई 1925 को किसानों की जो सभा हो रही थी उनके ऊपर गोली चलाने के जो आदेश हैं वो दे दिए जाते हैं। राजस्थान सेवा संघ ने तरुण राजस्थान में 31 मई को इस घटना का पूरा ब्यौरा प्रकाशित किया। किस में प्रकाशित हुआ भाई? तरुण राजस्थान में। रामनारायण चौधरी ने इसे नीमू चना हत्याकांड जो है वो कहा, और महात्मा गांधी जो है उन्होंने इसे जलियांवाला हत्याकांड से भी क्या है अधिक विभत्स बताया, यानी कि उससे भी ऊपर है ये तो। कमांडर थे या फिर इसे दोहरी जो डायर शाही वो कहा गई। डायर शाही क्यों कहा? क्योंकि छाजू सिंह जो है उन्हें भी राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं, और इसे दोहरी डायर शाही का क्योंकि एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसमें डायर ने वैसा कांड किया था, और ये था दूसरा डायर शाही का, ये इसे कि दूसरी बार हुआ है जलियांवाला हत्याकांड से भी अधिक भयानक। कमांडर छाजू सिंह थे, उनको राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। और यहाँ पे एक सीता देवी थी जिन्होंने जो है नीमू चना जो गांव थे उसमें महिलाओं का नेतृत्व किया था। तो नीमू चना गांव में महिलाओं का नेतृत्व करने वाले कौन थे? सीता देवी। अब ये जो भाई इम्पोर्टेंट 4 जो है किसान आंदोलन है और जो है वो छोटे छोटे बच जाते हैं, इनमें जो है वो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। जो है आप एक तो जो इनमें शहीद हुए उनको अलग से लिख के याद करना भाई, है ना। उसके बाद क्या रहता है कि इसमें नेतृत्वकर्ता जो है इनको अलग अलग लिख के याद करना, कौन कौन से आयोग बिठाए गए, क्या क्या निष्कर्ष इसमें निकलता है। एक इनमें डाबी हत्याकांड में डाबड़ा कांड, इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो आप डाबड़ा कांड इसमें नहीं है भाई। डाबड़ा कांड जो है वो आपका अलग से है, वो डाबड़ा गाँव आता है डीडवाना, वो कांड अलग से है आपका, वो 1947 का है, वो अलग है, ठीक है। तो उसको आप इसमें इंक्लूड मत करना। ये इंपॉर्टेंट आपके आंदोलन रहे हैं। अच्छा लगता है आपको, कंटेंट अच्छा लगता है तो जल्दी से ज़्यादा भाई इसको लाइक करना, और आपको टेलीग्राम चैनल के जो है इस पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको PDF भी मिल जाएगी। तो भाई ये थी आज का हमारा सेशन, कैसा लगा बता देना, और आगे अगर कंटिन्यू रखना है तो वो भी आपके ऊपर ही भी, क्योंकि आपकी ही वो रहती है कि भाई मैडम ये चीज़ जो है वो अपने अच्छी दी है भाई, अच्छा कंटेंट था वो, जैसे 1857 की क्रांति वाला था, उससे पहले जनजाति किसान आंदोलन करवाए गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा जैसे भाई ये भी कहा जा रहा है कि भाई मैडम जो महिला वाला अपराध है उसमें जो क्वेश्चन हैं उनको भी करो, तो वो भी हम ले लेंगे। तो ये वाला सेशन भाई यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।